वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे और करंट इलेक्ट्रिसिटी में लेक्चर 1 में हमने करंट को समझा, लेक्चर 2 में टाइप्स ऑफ करंट को, लेक्चर 3 में हमने करंट डेंसिटी की बात की और लेक्चर नंबर 4 में हमने ड्रिफ्ट स्पीड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की। बच्चों, इस लेक्चर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड बचे हुए डेरिवेशन और इससे आगे मैं बात करूंगा मोबिलिटी की, और हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे बेस्ड ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो लेट्स स्टार्ट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पार्ट 2 में मैं रिलेशन डिराइव करने जा रहा हूं जो कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिलेट करता है। तो बच्चों, जब बोर्ड एग्जाम में आता है तो 2 नंबर में सवाल आता है, बाकी कंपटीशन में जो रिलेशन हम डिराइव करेंगे उसको यूज करके क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रिलेशन बिटवीन I यानी करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और क्योंकि करंट स्केलर है तो मैं स्पीड ले लेता हूं, ड्रिफ्ट स्पीड। स्केलर स्केलर दोनों क्वांटिटीज, इनके बीच रिलेशन। और इसके कॉन्ट्रेरी हम ये भी देखेंगे वेक्टर वेक्टर में, यानी रिलेशन बिटवीन I की जगह अगर मैं वेक्टर क्वांटिटीज को बनाना चाहता हूं तो करंट पर यूनिट एरिया यानी J, स्मॉल J से मैंने इसको दिखाया वेक्टर, एंड इसको भी मैंने कर दिया वेक्टर। तो ध्यान से देखें, वेक्टर और वेक्टर के बीच रिलेशन और स्केलर के बीच रिलेशन, तो ये हमें डिराइव करना है। करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। प्रीवियसली जो फॉर्मूले हमने पढ़ लिए वो मैं दोबारा याद दिला दूं आपको, क्योंकि ये बहुत ही काम आते हैं, तो आपको याद हो तो बहुत अच्छा है। तो कौन से फॉर्मूले हमने पढ़ लिए बच्चों? हमने पढ़ा है पोटेंशियल की टर्म्स में Vd इक्वल टू EV टॉ, टॉ है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, अपॉन m इलेक्ट्रॉन का मास है, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर। वेक्टर फॉर्म में हमने पढ़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इक्वल टू माइनस छोटा e बड़ा e इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्मॉल e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, और नीचे आएगा m और साथ में आएगा बच्चों टॉ, यानी E टॉ बाय m। तो जी 2 रिलेशन तो हम डिराइव कर चुके हैं। नाउ द थर्ड रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये हमें डिराइव करना है। तो जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि वो जो डायग्राम है वो अगले 3 डेरिवेशन में काम आने वाला है, तो मैं फिर से आपको वही डायग्राम बनाने का लॉजिकल सीक्वेंस ध्यान में रखने की सलाह दूंगा। तो देयर इज पार्ट ऑफ द कंडक्टर अंडर कंसिडरेशन, जिसमें सिलेंडर के एंड्स को मैं 2 तरह से दिखा सकता हूं। पिछली बार मैंने एक तरह से दिखाया था, अभी यहां मैं दूसरी तरह से बना रहा हूं, जिससे कि आपको दोनों ही तरीके समझ में आ जाए। अब इसमें आपको जो भी आसान लगे वैसे आप बना सकते हैं। तो माना कि किसी कंडक्टर यानी तार के टुकड़े का ये वो हिस्सा है जो अंडर कंसिडरेशन है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ते थे बच्चों, सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स, सो दिस इज पार्ट ऑफ सिस्टम। बाकी भी तार है, ये वो हिस्सा है जो अंडर कंसिडरेशन। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको मैं इंडिकेट कर रहा हूं सिंबल कैपिटल A से। जब हम इसको कनेक्ट करते हैं किसी बैटरी से, ये बैटरी का सिंबल है, बड़ा डंडा छोटा डंडा, 2 सेल मिलाकर बैटरी बन गई, V वोल्ट की बैटरी। हाँ, की एक आप लगा सकते हैं, ऑन ऑफ की, प्लग की है ये। बजट है तो की लगा दीजिए, बजट नहीं है तो बिना की के डायरेक्ट भी हम जोड़ सकते हैं। सो ऐसा करने से क्या होने वाला है, इस कंडक्टर का एक एंड हायर पोटेंशियल पे पॉजिटिव, दूसरा लोअर पर, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पूरे वॉल्यूम में सेट हो जाएगा जैसे ही हम की स्विच ऑन करेंगे। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड होगा V बाय L, और डायरेक्शन मैं यहाँ इंडिकेट कर देता हूँ एरो से, ये होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, इसमें मौजूद हर फ्री इलेक्ट्रॉन, तो अब मैं यहाँ पर एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ बच्चों, और वो है इस तरह से दिखाया मैंने, स्मॉल n। व्हाट इज n हियर? n इज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या होते हैं? हर मेटल में वैलेंसी के बराबर, एक एटम में वैलेंसी के बराबर इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। जैसे कॉपर की कॉमन वैलेंसी क्या है आप बताएं? +1 और +2।
तो बच्चों सही जवाब है क्यूप्रस यानी +1। कॉपर की कॉमन वैलेंसी +1 है। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, +2 बोलेंगे तो क्यूप्रिक हो जाता है। तो इसका मतलब हर कॉपर का एटम एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास अवेलेबल है जो कि कॉपर के क्रिस्टल लैटिस में घूमने के लिए फ्री होता है। तो अगर कॉपर में यूनिट वॉल्यूम में 10⁻28 यूनिट वॉल्यूम में कॉपर में 10⁻28 एटम्स मौजूद होंगे तो नेचुरल है यूनिट वॉल्यूम यानी 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 10⁻28। तो हम क्या बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर ये कंडक्टर कॉपर का है 10⁻28 पर मीटर क्यूब। 10⁻29 भी लिखा रहता है कुछ बुक्स में, एनसीईआरटी में 10⁻29 लिखा है। तो डेटा 28 और 29 के बीच वेरी करता है। सो हियर इट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻, मैं 28 लिखकर चल रहा हूं, 28 पर मीटर क्यूब। तो पर मीटर क्यूब को कैसे लिखेंगे, मीटर⁻⁻3। इतनी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन हम यहां पे दिखा देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन किस तरफ चलेंगे, टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड चलेंगे और उसी की वजह से इसमें करंट फ्लो होगी। माना कि करंट है I और ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, बीच में टकराते हैं, मोशन ऑब्स्ट्रक्ट होता है, तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चल पाते हैं, एवरेज लेने पर कांस्टेंट, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड। तो मैंने इलेक्ट्रॉन को दिखाया सिंबॉलिकली जो जा रहा है VD से टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड। तो अभी हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है I और VD के बीच। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। हम जानते हैं करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सो डायग्राम बनाने के बाद आप लिख सकते हैं सिचुएशन इज एज शोन इन फिगर, जिसका शॉर्ट फॉर्म हमने बना लिया है SIT._। तो सिचुएशन इज एज शोन इन फिगर। हियर वी नो दैट, हमें पता है पहले से, क्या पता है, वी नो दैट I इक्वल टू Q/T। बच्चों इस डेरिवेशन के कई तरीके हो सकते हैं, मैं सिंपलेस्ट मेथड डिस्कस कर रहा हूं जो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और याद रखना भी आसान है। तो चार्ज कितना फ्लो हुआ कितने टाइम में, वैसे तो हम चाहें तो इसका कोई क्रॉस सेक्शन एरिया या कोई इसका लिमिटेड एरिया कंसिडर करके फिर उससे लिंक करके डेटा को दिखा सकते हैं, पर हम डायरेक्टली लिखें तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वैसा हम कर सकते हैं। कैसे, Q कितना चार्ज फ्लो हुआ कितने टाइम में फ्लो हुआ। तो इस पूरे कंडक्टर को, ये जो अंडर कंसिडरेशन उसको लेता हूं मैं, तो लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो वॉल्यूम हुआ AL। यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो बच्चों AL वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, Q की वैल्यू में यहां पे लिख रहा हूं अलग से, यूनिट वॉल्यूम में n, टोटल वॉल्यूम उसका AL, सिलेंडर है, तो टोटल चार्ज कितना हुआ NaL इंटू E, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E। NaL इज नंबर, जैसे मैं E से मल्टीप्लाई करता हूं ये बन जाता है चार्ज। तो NaL इलेक्ट्रॉन्स हैं और हर एक का चार्ज E है। यहीं पर बच्चे अटकते हैं तो ध्यान से इसको समझ लें, नहीं समझ में आया दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके फिर देखें। यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स, उसका वॉल्यूम AL, तो NaL नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में, और E हर एक का चार्ज, तो टोटल चार्ज NaLE। T टाइम अगर लगा है, हम जानते हैं लेंथ अपॉन टाइम मींस डिस्टेंस अपॉन टाइम इज नथिंग बट स्पीड, और वो यहां पर है ड्रिफ्ट स्पीड के बराबर। तो मैं इसको लिखूंगा NaV सबस्क्रिप्ट D यानी ड्रिफ्ट स्पीड इनटू E। बहुत से बच्चे यहाँ पे जल्दबाजी में क्या करते हैं, VD ऐसे लिखते हैं और फिर बाद में परेशान होते हैं क्योंकि सोचते हैं D से क्या है। हमेशा ध्यान रखिए जो सबस्क्रिप्ट है वो सबस्क्रिप्ट जैसा ही दिखना चाहिए, छोटा सा नीचे लिखना है आपको, V सबस्क्रिप्ट D। सो वी गॉट अनदर रिलेशन इन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड एंड द रिलेशन इज, यहां पर मैं लिख रहा हूं VD के लिए कन्वर्ट करके इसकी फॉर्म में, क्योंकि I था NaVdE, सो VD बिकम्स I upon NaE। गॉट इट बच्चों? अगर इस रिलेशन को फिर से आप ध्यान से देखो, ये आपको अपने अंदर इंसाइट डेवलप करनी है, अंतर्दृष्टि कहूंगा मैं इसको।
तो क्या अंतर्दृष्टि आपको डेवलप करनी है, एक फॉर्मूले के अंदर अगर कोई दूसरा फॉर्मूला छुपा हुआ है तो वो प्रेडिक्ट करना, उसका अंदाजा लगाना, गैस करना आपको आना चाहिए। वो दूसरी वाली गैस नहीं करनी है ना। पेट सही रखना है बच्चों। कोरोना काल में कई लोगों के पेट मोटे मोटे हो गए, तो वो अलार्मिंग है, वो बीमारी को बुलावा देना है। ओके, गैस हियर, GUESS, गैस हियर। I अपॉन A आपको दिख रहा है इस रिलेशन में, और आप जानते हैं ये जो करंट डेंसिटी है ये होता है I अपॉन A, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो क्यों ना मैं I अपॉन A को रिप्लेस कर दूं J से। तो इसी ड्रिफ्ट स्पीड के लिए जो रिलेशन है, अब वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके मैं लिख सकता हूं VD इक्वल टू J अपॉन NE। कहां से आया, मैंने I अपॉन A को लिखा है J, करंट पर यूनिट एरिया को मैंने लिखा है J, यहां से आया। अब ऐसे समझिए बच्चों, क्योंकि J भी वेक्टर है और VD भी वेक्टर है, J की डायरेक्शन वही होती है जो फील्ड की डायरेक्शन है। क्योंकि किसी पॉइंट पर अगर मैं J डिफाइन करता हूं तो वहां पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो वो मूव करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जबकि VD है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो VD और J अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से मैं जब यहां पर इसको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करता हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बना देता हूं, सो आई हैव टू पुट इन नेगेटिव हियर। सो VD इक्वल टू माइनस J अपॉन NE। और अब आप देख रहे हैं बच्चों, हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लाइन से 4 रिलेशन है, 1 2 3 एंड 4। चारों रिलेशन ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस सिचुएशन में कौन सा रिलेशन यूजफुल होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। तो 2 नंबर का डेरिवेशन हमने कंप्लीट किया, जिसका पार्ट है ये डायग्राम। नाउ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज, जो कि बोर्ड में, कंपटीशन में, दोनों में आता है, और उसमें क्या ट्विस्ट एंड ट्रिक्स इन्वॉल्व हैं वो सब हम सीखते हैं। ओरली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। आपको सवाल दिया गया, देयर आर 2 कंडक्टर्स, 2 कंडक्टर्स आपके पास हैं, और सिचुएशन ये है कि पहली सिचुएशन है, 2 सिचुएशन यहां पे हो सकती है। पहली सिचुएशन, लेंथ इक्वल है, L1 इज इक्वल टू L2, और मैं इसको स्मॉल l से दिखाता हूं। दोनों कंडक्टर की लेंथ इक्वल है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में रिलेशन दिया हुआ है आपको कि सेकंड कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो फर्स्ट कंडक्टर के कंपैरिजन में दुगना है। मींस A2 अपॉन A1 इज 2:1, इट इज गिवन टू यू। आपसे कहते हैं कि पहले हमने इन दोनों कंडक्टर को सीरीज में जोड़ा और फिर पैरेलल में जोड़ा। देखो बच्चों, क्वेश्चन लिखना मैटर नहीं करता, बिकॉज क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिलेगा पेपर में, चाहे वो कंपटीशन हो चाहे बोर्ड। क्वेश्चन की थीम को, उसके एसेंस को समझना मैटर करता है। तो यहां जब जिस दौरान आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, दिमाग में वो इमेज बनाते जाओ। तो आपने इमेज बनाई, 2 कंडक्टर हैं, दोनों की लेंथ बराबर है, उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दूसरे की तुलना में दुगना है, और एक बार हम सीरीज में जोड़ रहे हैं यानी लाइन, एक ही लाइन में, और एक बार हम पैरेलल में जोड़ रहे हैं, एंड टू एंड कनेक्शन, 2 एंड्स के बीच दोनों को जोड़ रहे हैं। आपसे कहते हैं दोनों ही केसेस में उनमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी या ड्रिफ्ट स्पीड होगी उसका रेशियो निकालो। यू हैव टू फाइंड VD1 अपॉन VD2 फॉर द 2 केसेस। पहली बात जो समझने की, जहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बच्चे सोचते हैं सीरीज में जितना और पैरेलल में जितना उसका रेशियो निकालना। वो नहीं, वो होता तो सिर्फ एक जवाब आएगा, इसका एक जवाब नहीं आएंगे बच्चों, इसमें 2 जवाब आएंगे। 2 जवाब कैसे आएंगे, जब सीरीज में जोड़ा तो कंडक्टर 1 में ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन कंडक्टर 2 में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जब पैरेलल में जोड़ा तो कंडक्टर 1 में ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन कंडक्टर 2 में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो आप वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर लीजिए अपने लेवल पर, जो भी आपको समझ में आया कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और देखिए कि क्या आंसर आएगा। और जब आप अपना एफर्ट कर चुके हो तो वीडियो को वापस से प्ले कीजिए। मैं सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों। देखिए, जब सीरीज में हम जोड़ रहे हैं, सिचुएशन आप कुछ इस तरह से ले सकते हैं कि मान लीजिए ये है पहला कंडक्टर और
इन दो को जोड़कर मैं इसको मान लेता हूं ये है दूसरा कंडक्टर। दिस इज कंडक्टर 1 एंड दिस इज कंडक्टर 2। आप देख रहे हैं लेंथ सेम है, एक को तो मैं रख लेता हूं जेब में। लेंथ सेम है बच्चों, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका जितना है इसका उसका डबल है, क्योंकि दो आ गए ना, डबल है। तो कंडीशन मैच हो रही है। L1 इक्वल टू L2, A2 अपॉन A1 इज 2:1। अब मैंने क्या सीरीज में इनको जोड़ा, सीरीज में से जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ा। हम जानते हैं जितनी करंट इस एंड पर एंटर करेगी एग्जैक्टली उतनी करंट एग्जिट करेगी, बीच में कहीं लॉस या गेन नहीं हो सकता। तो सीरीज में करंट सेम रहती है, करंट सेम रहती है तो सीरीज में दोनों में सेम करंट फ्लो होगी, और सेम करंट फ्लो होगी तो इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला आप इस्तेमाल करोगे। तो उसके लिए लॉजिक है, हम हमेशा वो फॉर्मूला चुनते हैं जिसमें मैक्सिमम क्वांटिटीज पता हो हमको या कांस्टेंट हो। तो हमें पता है करंट सेम रहने वाली है, सो विल प्रेफर दिस फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो निकालने के लिए। तो कंडक्टर 1 में ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd1 है, कंडक्टर 2 में Vd2 है। अगर मैं इस फॉर्मूले को दिमाग में रखते हुए सोचूं तो करंट दोनों में सेम है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, N फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि मटेरियल सेम है कंडक्टर का, I N और E सेम है, बस A का डिफरेंस है और A इनवर्स रेशियो में आ रहा है, यानी रेसिप्रोकल में आ रहा है। तो यहां पर क्या होगा, ऊपर चला जाएगा A2 और नीचे आ जाएगा A1। सो व्हाट वी गेट, सिंपली द आंसर इज A2 अपॉन A1 इज 2:1। ये आंसर हुआ सीरीज का। पैरेलल की बात करते हैं बच्चों, तो हम जानते हैं पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो कौन सा फॉर्मूला चुनोगे आप, ऑब्वियसली जिसमें पोटेंशियल आ रहा है। तो अगर मैं ये फॉर्मूला दिमाग में रख के सोचूं, दोनों कंडक्टर में ई सेम है, पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, ऐसे एंड टू एंड, ये एक कंडक्टर ये दूसरा कंडक्टर, ये जोड़ दिया हमने, एंड टू एंड कनेक्शन पैरेलल में दोनों। तो वोल्टेज सेम है, पैरेलल में वोल्टेज सेम है, E, V, tau, M और L, all factors are same, all factors are same, so ratio is 1:1, कोई चेंज है ही नहीं। तो पैरेलल, ये तो सीरीज का जवाब हुआ, पैरेलल का जवाब हुआ, इसको मैं बना देता हूं पैरेलल का जवाब 1:1। अब इसमें ट्विस्ट देखिए, एक सेट में ये पूछा, दूसरे सेट में आपसे पूछ लिया। अभी कंपटीशन में भी सब सेट आ रहे हैं, बच्चे बोलते हैं एक सेट में हमें फिजिक्स हार्ड मिलती है, एक में केमिस्ट्री, किसी में मैथ्स हार्ड मिलती है। ऐसा कुछ हार्ड जैसी कोई चीज नहीं होती बच्चों, अगर आप उससे फैमिलियर हैं तो आपके लिए आसान है, और फैमिलियर नहीं है तो वही चीज आपके लिए हार्ड हो जाती है। तो कई बार ऐसा भी होता है, तो ऑन एन एवरेज चलता है। अब कोई चीज लेंदी हो जाती है तो उसको उसमें टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है तो हमें मुश्किल लगने लगती है। यहां देखिए क्या चेंज आएगा, आपको कहा लेंथ जो है वो इक्वल नहीं है, कंडीशन नंबर 2 है, L2 upon L1 is 2:1 and A1 is equal to A2, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, लेंथ अलग अलग है। तो अब बताओ सीरीज में क्या रेशियो होगा, बताओ पैरेलल में क्या रेशियो होगा। पैरेलल का सिंबल बना दिया मैंने, नोट्स में ऐसे ही करते हैं। तो अभी कंडक्टर कैसे बच्चों, ये दोनों मिला के एक कंडक्टर है, लाल और काला मिला के एक कंडक्टर, ये दूसरा कंडक्टर है। क्योंकि दूसरे कंडक्टर की लेंथ ज्यादा है, यानी ये दूसरा कंडक्टर है, कंडक्टर नंबर 2, दिस इज कंडक्टर नंबर 1। अगर मैंने सीरीज में जोड़ा, करंट सेम रहेगी, करंट सेम रहेगी, और हमें पता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है। तो इस फॉर्मूले से अगर हम बात करेंगे, करंट सेम, एरिया ऑफ क्रॉस, एन और ई तो सेम है ही, तो सीरीज में जवाब आएगा 1:1। और अगर मैंने पैरेलल में जोड़ा, इनको पैरेलल में जोड़ा तो वोल्टेज सेम, तो अभी लेंथ जिसकी ज्यादा है, लेंथ जिसकी ज्यादा, यहाँ ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, लेंथ इनवर्स रेशियो में है, तो आप समझ गए होंगे जवाब रेसिप्रोकल हो जाएंगे, नहीं यहाँ पे पैरेलल में जवाब आएगा 2:1। सो आई थिंक यू गॉट इट। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर हमने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन किया। अब इसमें कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते, मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे ओरली, एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएंगे। आपसे कहते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो बहुत ही कम है, बहुत कम, कितनी, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, तो बहुत ही कम है। उसके बावजूद ऐसा कैसे होता है कि जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, अप्लायंस तुरंत से चालू होता है, पंखा चलने लगता है, लाइट जल जाती। द रीजन बिहाइंड, एज सून एज वी स्विच ऑन द अप्लायंस, ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर में स्पीड ऑफ लाइट से इसके पूरे वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होता है विद स्पीड ऑफ लाइट।
तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर से एंटर करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली एग्जिट करेगा। ये और बात है कि वो इलेक्ट्रॉन जो एंटर कर रहा है उसको इस एंड तक पहुंचने में समय लगेगा, फाइनाइट टाइम। अगर ये 10 सेंटीमीटर लेंथ का है सपोज, तो 10 सेंटीमीटर लेंथ का है तो सेंटीमीटर 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड से जब ये चल के जाएगा ड्रिफ्ट स्पीड, यानी ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम 1000 सेकंड आएगा बच्चों, 1000 सेकंड, क्योंकि मीटर को भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलूंगा मैं। सो ऐसे सिचुएशन में तुरंत से अप्लायंस कैसे चालू होता है उसके लिए हम क्या लॉजिक देते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट से पूरे वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो रहा है। इसको चेक कर लेना कैलकुलेशन को, है ना। सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर, तो 10⁻⁴, तो ये ऊपर गया तो आ गया 1000 सेकेंड, 0.1 इंटू 10⁻⁴, दैट इज 1000 सेकेंड। तो होता क्या है यहाँ पर कि स्पीड ऑफ लाइट से इसके पूरे वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हुआ और अप्लायंस तुरंत से चालू इसलिए हो जाता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा यहां से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अप्लायंस तो चालू हो गया। ये ठीक वैसे ही इसको हम सिमुलेट करते हैं बच्चों। जैसे आपने बगीचे में पानी दिया, मान लीजिए गार्डन में पानी दिया, पानी देने के बाद पाइप वहीं छोड़ दिया, नल बंद कर दिया। अगले दिन आप आते हैं और नल चालू करते हैं। जैसे नल चालू करेंगे, क्योंकि पाइप में पहले से पानी भरा है, ताजा पानी नहीं, कल का पानी, बासी पानी भरा है, दूसरे एंड से पानी तुरंत निकलना शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है। हाँ, अगर आप पाइप को समेट के रख रहे हैं, पानी खाली हो गया उसका सारा, तो अब थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा नल चालू करने के बाद, जब तक कि पाइप में पानी भरे। तो ये सेकंड वाला मॉडल नहीं, यहाँ पे फर्स्ट वाला मॉडल है कि पानी पहले से भरा नहीं, कंडक्टर इज फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा सवाल आपसे पूछते हैं कि ड्रिफ्ट स्पीड इतनी कम है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड ओनली, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी बहुत कम है। अगर मैं करंट के फॉर्म में रिलेशन लिखूं यहां पर, मीन्स I इक्वल टू NEA VD, तो ड्रिफ्ट स्पीड ऑर्डर ऑफ 10⁻⁴, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 10⁻⁹ कूलम, बहुत ही कम है। तो फिर हमें लार्ज करंट्स कैसे मिलती हैं इन केस ऑफ AC, गीजर एटसेट्रा, लार्ज करंट्स कैसे मिलती हैं हैवी ड्यूटी मोटर्स में? तो इसका जवाब सिंपल सा है, नो डाउट ये बहुत कम है, पर ये जो फैक्टर है जो अभी मैंने लिखा था, यहाँ बताया था 10⁻28 पर मीटर, ये इतना बड़ा है। तो जब मैं यहाँ 10⁻28 लिखूंगा यू कैन सी ये सब कंपेंसेट हो जाएगा। इस वजह से हमें लार्ज करंट्स मिलती हैं। आपसे पूछते हैं, जैसे पाइप वाला मॉडल मैंने आपको दिया, पाइप कहीं से दब जाए, पैर रख दिया किसी ने, मुड़ गया, वाटर फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। तो इसी तरह से कंडक्टर जो है अगर वो मुड़ जाए, तार मुड़ जाए या दब जाए, तो क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो भी ऑब्स्ट्रक्ट होगा? तो हमारा जवाब है नो, इलेक्ट्रॉन फ्लो पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपसे पूछते क्यों, व्हाट आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से फर्क नहीं पड़ रहा है? तो हम गौर करते हैं इनके साइजेस पर। बच्चों, पहली बात जो हमें समझनी है, जो कंपटीशन में क्वेश्चन भी बनता है, कि ये जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहे हैं तो ये टकराते किससे हैं? क्या कंडक्टर के वॉल से? क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन गैस नाम दिया था इनको, वहां कंटेनर के वॉल से टकरा रहे थे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कंडक्टर की वॉल से टकराते हैं? तो जवाब है नहीं, ये तो क्रिस्टल लैटिस में चल रहे हैं, यहाँ पे कंडक्टर की वॉल जैसा कुछ है ही नहीं, कंडक्टर की दीवार जैसा कुछ नहीं है। तो मॉडल में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। तो यहां पे हम इस तरह से समझ सकते हैं इसको कि जब ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, ये टकरा रहे हैं, पहली बात तो किससे? पॉजिटिव आयंस जो रास्ते में हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा सकते हैं। टकराना कैसा होता है? फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, ये परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होता है और बिना टकराए ही फोर्स इतना ज्यादा हो जाता है कि इनके पाथ में चेंज आ जाता है फिजिकल कांटेक्ट के बिना। पर हम उसको कॉलिजन कहते हैं बिकॉज 11th में जाके डेफिनेशन देखेंगे कॉलिजन की, तो मोमेंटम में चेंज होना ही कॉलिजन है। सो बैक टू द क्वेश्चन, जो बैंड है वो अफेक्ट क्यों नहीं कर रहा? बैंड का साइज क्या है? बैंड का साइज हम मान लेते हैं मिलीमीटर के ऑर्डर का। तो तार जो है उसका डायमीटर मिलीमीटर स्क्वायर में, तो बैंड उसमें जो मोड होगा इट्स साइज इज ऑफ ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर। तो बैंड का साइज है बच्चों 10⁻³ मीटर के ऑर्डर का। एंड व्हाट अबाउट साइज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? कौन बताएगा? ओह, एक बच्चे ने बोला 1.6 10⁻⁹
बच्चों वो चार्ज है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.6 टेंस पावर चार्ज है, इट इज नॉट साइज। क्या 10 की पावर -10 मीटर, तो बच्चों वो तो एटम का साइज है, इलेक्ट्रॉन तो उससे छोटा होता है। क्या 10 पावर -15 मीटर, तो बच्चों ये तो न्यूक्लियस का साइज है, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से भी छोटा होता है। हाइड्रोजन एटम की बात करें तो न्यूक्लियस मींस एक प्रोटॉन, तो उससे भी छोटा है, 10 पावर -15 से भी छोटा है। तो इसके बारे में अगर आप गूगल करोगे तो आपको अलग अलग जवाब मिलेंगे, कहीं पर मिलेगा -17, -18, -20 भी मिलेगा इवन। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट अगर उसमें हम ढूंढ के निकालें तो 10 पावर -17, और ये आपको देखना है कैसे कैलकुलेट आप कर सकते हो, कोई सा तरीका ऐसा निकाल के, जरूरत नहीं है हमको, आप ऐसे मजे मजे के लिए करना चाहो तो करो। तो 10 पावर -17 के ऑर्डर का साइज है इलेक्ट्रॉन का, 10 पावर -17 मीटर, दिस इज साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द कंपैरिजन, कंपेयर करो, जब आपको पढ़ाया गया था एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल एंटिटी, फिर बाद में जब हायर क्लास में आपको पढ़ाया गया कि उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस और एटम के साइज का कंपैरिजन हम देखें, अगर एटम का साइज एंगस्ट्रॉम यूनिट के ऑर्डर का 10 की पावर -10 मीटर, न्यूक्लियस का साइज 10 की पावर -15 मीटर, आप देख रहे केवल 5 ऑर्डर का डिफरेंस है, 5 पावर का। तो हम इसका कंपैरिजन कैसे करते हैं कि अगर एटम को हम मान लें फुटबॉल के मैदान के बराबर, द साइज ऑफ एटम इज कंपेरेबल टू साइज ऑफ फुटबॉल प्लेग्राउंड, उसके बराबर मान लें, तो न्यूक्लियस उस मैदान में पड़ी हुई फुटबॉल पर बैठी हुई मक्खी के बराबर है। दिस इज द कंपैरिजन, खाली 5 ऑर्डर का डिफरेंस। तो आप यहां सोचिए -3 एंड -17, यहां पावर 14 का डिफरेंस आ रहा है, 14, क्वाइट लार्ज, वेरी वेरी लार्ज। जस्ट इमेजिन पूरा कोटा शहर खाली करा दो, पूरा कोटा शहर खाली करा के बुलडोजर फिरा दो, सारे जो कंक्रीट के जंगल खड़े हैं यहाँ पे, यानी बिल्डिंग्स इतनी ऊंची ऊंची मल्टी स्टोरी, सब जमीन दो, यहाँ सबको प्लेन कर दिया, प्लेन, इतना बड़ा मैदान, वो मान लो वो है बैंड। जैसे माना था ना मैं फुटबॉल का मैदान 10 की पावर -10, वैसे ही मान लो ये है कोटा शहर। तो -17 कितना होगा? अब इस बड़े से खुले मैदान में आपको चलना है, आप हो इलेक्ट्रॉन, और चलना किस स्पीड से, गौर करें, चलना किस स्पीड से है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चलना है आपको 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड, बेबी स्टेप्स, मैं भी चल रहा हूं, और इस स्पीड पे मुड़ना है। क्या मुझे अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी? नो, नॉट एट ऑल। कितना भी घुमा लो, बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं अक्षरधाम वगैरह, वहां पर बैरिकेड लगा के ऐसे घुमा दिया, अब आजकल तो कुछ नहीं है, बैरिकेड लगा के दर्शनार्थियों को घुमा दिया जाता है, जिग जैग, और वो इतना स्लो स्पीड पे चलते हैं कि कितना ही घुमा दो, ओवरऑल स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी बैंड्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन, ये बैंड्स जो हैं ये रहे 10 की पावर -3, ये इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा होने की वजह से और उसकी स्पीड बहुत कम होने की वजह से, ये 2 फैक्टर हैं, साइज छोटा और स्पीड कम, मोशन को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करते। और यही कारण है कि हमको ध्यान नहीं रखना पड़ता, बिजली की लाइन में तार मुड़ तो नहीं रहा है। हम पानी की लाइन में ध्यान रखते हैं बच्चों, बैंड कम से कम लगने चाहिए, प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, पर बिजली की लाइन में तार मुड़ रहा है, कितनी बार मुड़ रहा है, इसकी परवाह हम बिल्कुल नहीं करते। रीजन इज हियर। तो आप समझ गए होंगे। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको मिलते हैं बेस्ड ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमने ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फुल डिटेल में पढ़ा। मैं साइमल्टेनियसली इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इसी लेक्चर में बच्चों मोबिलिटी को। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मोबिलिटी। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट द वर्ड, देन यू विल गेट द इमेज। मोबिलिटी मीन्स मोबाइलनेस, मोबिलिटी, मोबाइल होना मीन्स चलना, मोशन में आना। तो कौन चलेगा, किसके चलने की बात हम कर रहे हैं बच्चों? यहां पर करंट फ्लो होने के लिए किसको चलना होता है? जब आप चार्ज कैरियर को चलना होता है, तो चलेगा कौन? चार्ज कैरियर।
क्यों चलेगा, धक्का लगने पर चलेगा, धक्का कौन लगाएगा, फील्ड लगाएगा और उसकी वजह से चलेगा। कौन तेज चलेगा, कौन धीमे चलेगा, जिसका वजन कम होगा वो तेज चलेगा, न्यूटन सेकेंड लॉ, और जिसका वजन ज्यादा होगा वो धीमे चलेगा, एक्सेलरेशन अकॉर्डिंगली A=F/m। सो व्हाट इज मोबिलिटी, हाउ इट इज डिफाइंड, डेफिनेशन आती है 2 नंबर में, इसकी यूनिट पूछते हैं। अच्छा, कंपटीशन में डायरेक्टली इसकी यूनिट पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और मोबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग माइंड में क्लियर होनी चाहिए। जब भी ये वर्ड आपको कहीं पर भी दिखे, इसकी एक पिक्चर दिमाग में आपके सेट होनी चाहिए। और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है इस पर, वो भी आपसे पूछा जाता है। सो मोबिलिटी के लिए जो हम सिंबल यूज कर रहे हैं बच्चों यहां पर, वो है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए भी यूज करते हैं, दैट इज म्यू। म्यू से दिखाते हैं। और मैं आपको याद दिला दूं 11th का, तो म्यू को हम रिड्यूस्ड मास के लिए भी यूज करते थे, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। 11th क्लास में जब आपने डायटोमिक मॉलिक्यूल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए फॉर्मूला बनाया था, अगर याद आया तो अच्छा, नहीं याद आया तो मान लीजिए, सुन लीजिए, हाँ ऐसा कुछ होता है रिड्यूस मास। तो एक ही सिंबल अलग अलग संदर्भों में, यानी डिफरेंट रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट मीनिंग रखता है। यहां पर म्यू का मतलब है मोबिलिटी एंड इट इज सिंपली डिफाइंड एज, मैंने बताया अभी आपको, फोर्स लगेगा तो चार्ज कैरियर चलेगा। फोर्स कौन लगाएगा, फील्ड लगाएगा। तो फील्ड लगाने की वजह से, फील्ड सब पर सेम लगाया, कौन तेज चलेगा, जो हल्का होगा। हम यहां बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी की। तो इलेक्ट्रॉन कितना मोबाइल हुआ उसको नापने के लिए उसकी ड्रिफ्ट स्पीड है हमारे पास। तो अगर ड्रिफ्ट स्पीड का रेशियो लेता हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एफर्ट और ड्रिफ्ट स्पीड हो गया आउटपुट। तो इस टर्म को हम बोलते हैं मोबिलिटी। सो इट इज डिफाइंड एज, अब 2 ऑप्शन है आपके पास बच्चों। देखो सीबीएसई ने छूट दे रखी है, बाकी बोर्ड ने छूट दे रखी है। डेफिनेशन की बात आई ना, तो वो तो सब्जेक्टिव वाला पैटर्न हो गया। क्या छूट दे रखी है कि आप ऐसा लिख के सीधे उसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, पूरी लैंग्वेज लिखने की आपको जरूरत नहीं है। लैंग्वेज में लिखेंगे तो बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड एक्वायर्ड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ऑन द चार्ज कैरियर। और अगर आप ऐसे लिखते हैं डायरेक्टली, म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई। अच्छा, एनसीईआरटी में यहां मॉडुलस का सिंबल लगा हुआ है, वैसा कर सकते हैं। और अगर मैं इन दोनों को ना लगाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अपने आप में उसका मैग्नीट्यूड है। सो मोबिलिटी इज वी डी अपॉन ई, ये हो गया। इसकी यूनिट क्या बनेगी, वी डी को अगर हमने मीटर पर सेकेंड में नापा और इलेक्ट्रिक फील्ड को नापा न्यूटन पर कूलम में, तो ये कूलम ऊपर चला जाएगा, यूनिट बनेगी मीटर कूलम अपॉन न्यूटन सेकेंड। ऐसे भी लिख सकता हूं और ऐसे भी लिख सकता हूं। जब भी 2 यूनिट होती हैं तो बीच में हाइफन हम लगाते हैं, लाइक दिस, मीटर कूलम अपॉन न्यूटन सेकेंड। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को नाप रहा हूं वोल्ट पर मीटर में, E इक्वल टू वी बाई डी, वोल्ट पर मीटर में, तो बच्चों बनेगी मीटर पर सेकेंड वोल्ट पर मीटर, तो मीटर ऊपर चले गया। सो इट बिकम्स मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड। ये अलग अलग फॉर्मेट है और हमको सब तैयार करने, सबका आइडिया हमको होना चाहिए। अच्छा, इसका और फॉर्मेट क्या हो सकता है, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस, डिपेंडेंस के फैक्टर्स, वो भी चाहिए हमको, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर मैं वीडी का एक्सप्रेशन यहां पे रखूं तो कौन सा एक्सप्रेशन, किस फॉर्मेट का एक्सप्रेशन, ई की टर्म्स में, वी की टर्म्स में, आई की टर्म्स में, जे की टर्म्स में फ्रूटफुल होगा। तो जवाब यहाँ ई आ रहा, तो ई की टर्म्स बोला, ई टॉ बाई एम। तो ई टॉ बाई एम अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ वीडी की जगह, तो कैपिटल ई कट जाता है, तो मेरे पास क्या बचता है, ई बाय एम टाइम्स टॉ। और यहां से यूनिट का एक और फॉर्मेट हमें दिख रहा है, ई चार्ज है, कूलम में नापा जाएगा, एम मास है, किलोग्राम में नापा जाएगा, टाइम में सेकंड में टॉ, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम सेकंड में नापा जाएगा। सो कूलम सेकंड अपॉन किलोग्राम। तो कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे बन गया, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ मोबिलिटी। तो 3 ऑप्शन ये दिए हुए रहेंगे, चौथा ऑप्शन जो डिफरेंट होगा, जो मोबिलिटी को मैच नहीं करेगा यूनिट को, हम उसको आंसर बनाएंगे। बोर्ड में आपसे डायरेक्ट पूछते हैं यूनिट बताओ मोबिलिटी की, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है।
हम जानते हैं E by m इज ए कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए E by m किसने निकाला था? सर जे थॉमसन। कितना आया था? या तो आपको याद हो, नहीं याद है तो आप ऑन द स्पॉट कैलकुलेट कर सकते हैं। E की वैल्यू m की वैल्यू तो डालनी है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो अगर आप कैलकुलेट करते हैं यू विल गेट 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। यूनिट कहां से आई? E, कूलम मास केजी, कूलम पर केजी। सो दिस मच ये है चार्ज टू मास रेशो E by m। ये तो कांस्टेंट है, तो अब क्या बचा? अकेला टॉ तो बचा। इट मींस ये म्यू डिपेंड करता है ऑन टॉ, एंड टॉ इज व्हाट? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या है? शब्दों पर गौर कीजिए, जितने समय तक इलेक्ट्रॉन रिलैक्स रहा, बिना टक्कर किए रहा, वो सारे टाइम का एवरेज, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। सो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉ एंड टॉ इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टॉ इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। कैसे? एक इमेज दी थी मैंने लास्ट लेक्चर में, मेरे पास रेगुलेटर है, मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, ये हियर इज अ कंडक्टर। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडम मोशन उनका बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रैंडम मोशन बढ़ जाएगा, तो टकरें जल्दी जल्दी होंगी या धीरे होंगी? मेला ठेला चल रहा है, भीड़ जबरदस्त, किसी ने अफवाह फैला दी बम, क्या होगा? अफरा तफरी मचेगी। या पुलिस लाठी चार्ज करती है जब भीड़ पे, तो अफरा तफरी मचती। अब जिसको जिधर जगह मिल रही है उधर वो भाग रहा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होगा? तो टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन बढ़ गया, रैंडम मोशन बढ़ गया तो ऑब्वियसली ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन टकरे जल्दी जल्दी करेगा, रिलैक्स स्टेट में कम रह पाएगा। सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर विद का शॉर्ट फॉर्म क्या बच्चों? ऐसे लिखते हैं, विद सी के ऊपर बार, विद इंक्रीज, सिंबॉलिक फॉर्म में, इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होगा? विद इंक्रीज इन टेम्परेचर Vd डिक्रीजेस। यही होता है, कई बार टेम्परेचर बढ़ने पर कंप्यूटर स्लगिश हो जाता है। स्लगिश यानी धीमा पड़ जाता है। अप्लायंसेस धीमे पड़ जाते हैं, कुछ अप्लायंसेस टेम्परेचर बढ़ने पर धीमे पड़ जाते हैं, उनकी स्पीड कम हो जाती है। आगे हम और डिस्कस करेंगे बच्चों। आज के लेक्चर में इतना ही। आपने एंजॉय किया होगा लेक्चर। सो कीप ट्यून फॉर रेगुलर अपडेट्स। पूरा कोर्स हम खत्म करेंगे इस तरह से। तो मिलते हैं बच्चों जल्द ही अगले लेक्चर में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।